थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले तो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ लैंग्वेज? हिंदी एंड इंग्लिश हम मिक्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, हाँ तो नो प्रॉब्लम, अपन हिंदी रखेंगे और बीच बीच में जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ थोड़ा Some इंग्लिश। bullet point is in some bullet point to be in English. Yes, थोड़ा summarize हम yes we will make a which summarize on in English as well. सो अभी अपना जो आज का विषय है वो मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। हम सबको ऑब्वियसली पता है कि एंटी रिट्रोवायरल थेरापी जिस तरीके से इनिशियली शुरू हुआ था, हमारे जो पुराने भाई बहन हैं जो अभी एआरटी सेंटर में काफी लीडिंग काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जब शुरुआत में एंटी रिट्रोवायरल थेरापी इनिशियल स्टेज में जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स थी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की। पेशेंट्स काफी लेट स्टेज पे प्रेजेंट होते थे। उस टाइम पे डायग्नोसिस का भी बहुत इश्यू था, स्टिग्मा का भी काफी इश्यू था और काफी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती थी। दवाइयाँ भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। जब सेंटर्स थे उस टाइम पे भी बहुत कम सेंटर्स थे, दवाइयाँ भी बहुत कम थी। सो हम ये देख रहे हैं कि जो आज से 15 साल पहले जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते थे उसमें और अभी में काफी फर्क है, क्योंकि डायग्नोसिस अर्ली होता है, ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और पहले से एडेरेंस भी इम्प्रूव हुआ है, पहले से ड्रग का टॉलरेंस भी इम्प्रूव हुआ है। तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की मात्रा में काफी कमी आई है। बट स्टिल अभी भी हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो भी काफी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेने के बावजूद कभी फेल कर जाएं तो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की दिक्कतें आती है। और इवन जब पेशेंट्स को इनिशियल स्टेज पे कुछ ऐसे डिफिकल्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं जिसके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जैसे हम सबको पता है ये क्या है, ये वो इन्फेक्शंस है, दीज आर दैट इन्फेक्शंस के जो नॉर्मल इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में नहीं पाए जाते। जब इम्यूनिटी कम होती है, किसी भी आदमी की इम्यूनिटी जब कम होती है, यानी CD4 लेवल जिसका कम होता है, उस टाइम पे उसके जो बॉडी का प्रोटेक्शन लेवल कम हो जाता है, जिसके लिए जो वातावरण में रहे हुए या बॉडी के अंदर रहे हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो बढ़ जाते हैं और एक डिजीज या अपने को रोग पैदा करते हैं। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉमनली हम देखते हैं, जिसमें सबसे कॉमन हम सबको पता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस है, जो कोई भी स्टेज पे, कोई भी लेवल पे HIV के साथ देखा जा सकता है। वैसे बहुत सारे और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है। मोस्टली हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को CD4 के लेवल पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो पेशेंट का जो CD4 होता है, उसके लेवल पे हम कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉमनली देखते हैं। CD4 अगर 500 से ऊपर होता है और रेगुलर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चलती है, तो कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मुश्किल होता है शरीर में घुसना, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होती है। और कॉमनली अगर देखा जाए तो बाय एंड लार्ज कुछ केसेस में शायद ट्यूबरक्लोसिस देखे, बाकी मोस्टली
मोर देन 500 CD4 पे अगर पेशेंट ART रेगुलर ले रहा है या तो नैव भी है, तो भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस की शक्यताएं कम हो जाती है। उसके अलावा अगर CD4 हमारा जैसे जैसे कम होता है, कोई भी कारण सर, या तो ART स्टार्ट ना हुई हो या तो ART रेगुलर ना हो, तो भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस की मात्रा बढ़ती जाती है। 400 के आसपास हर्पिस नाम का चमड़ी का इन्फेक्शन देखा जाता है। 400 से नीचे जैसे जाते हैं वैसे ओरल थ्रश, ओरल कैंडिडा, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वो देखा जा सकता है। उसके नीचे अगर जाते हैं तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी गांठ वाला टीबी, लसिका ग्रंथि वाला टीबी, दिमाग का टीबी, वो सब देखा जाता है। 200 से नीचे अगर CD4 जाता है तो PCP नाम का फेफड़े का न्यूमोनिया देखा जा सकता है। उसके नीचे अगर CD4 जाता है तो 100 से नीचे काफी घातक और सीरियस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हम देखते हैं, जैसे कि साइटोमेगालोवायरस, दिमाग का ट्यूबरक्लोसिस, कुछ केसेस में आगे बढ़ा हुआ लिम्फोमा भी देखा जा सकता है। तो हर एक जैसे जैसे CD4 कम होता है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस की शक्यता बढ़ती जाती है। तो अगर डॉक्टर CMV और ये सब थोड़ा सा आप डिटेल में बताओगे, मतलब? अब साइटोमेगालोवायरस फॉर एग्जांपल एक ऐसा वायरस है कि जो यूजुअली 100 CD4 से नीचे होता है, ऐसे पेशेंट्स में होता है। दैट इज नंबर 1। साइटोमेगालोवायरस कॉमनली आई में पाया जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, साथ साथ में कोई CD4 लेस देन 100 है, और अगर और कोई अपने को अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और आप हिस्ट्री में उनसे पूछे कि अगर उनको देखने में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, अगर उनको देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप आंख के डॉक्टर को, रेटिना वाले आंख के डॉक्टर को आप उसकी जांच कराएं। तो उसमें CMV रेटिनाइटिस नाम का इन्फेक्शन चेक करके पता लगाया जा सकता है। नंबर 2, CMV इवन इसोफेगस यानी अन्न नली में भी पाया जाता है। कुछ पेशेंट्स को, ऐसे ही पेशेंट्स को जिसका CD4 100 से नीचे हो, उन पेशेंट्स को अगर हम देखें कि वहां उनको खाना खाने में, निगलने में दिक्कत होती है, पेन होता है, अगर वो चबाएं उसके बाद वो निगले तो उनको छाती में पेन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को CMV का वायरस गले की पाइप में, फूड पाइप में हो सकता है, उसको एंडोस्कोपी करके चेक करना पड़े। कुछ पेशेंट्स को ब्लड वाले डायरिया होते हैं जिसको CMV कोलाइटिस बोलते हैं। उसमें CD4 लेस देन 100 हो, फीवर, वेट लॉस, साथ साथ में डायरिया हो, और वो डायरिया में ब्लड आ रहा हो, और वो लॉन्ग टर्म से आ रहा हो, शॉर्ट टर्म 2-4 दिन की बात नहीं है, 15-20 दिन, 1 महीने से ऐसा हो रहा हो। कुछ पेशेंट्स जो CMV वाले होते हैं उनको ब्लड काउंट्स कम हो जाते हैं, WBC कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो बोन मेरो में CMV हो सकता है, उनको बोन मेरो चेकअप करके चेक करना पड़े। साथ साथ में बहुत रेयर केस में CMV दिमाग में भी जा सकता है, उसके लिए CMV मेनिंजाइटिस, CMV एनकेफेलाइटिस, पेशेंट कंफ्यूज हो जाए, पेशेंट को शायद खींच आ जाए, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर ये लेट स्टेज के डिजीज हैं। अच्छे CD4 पे या 200 से ऊपर CD4 पे ये यूजुअली पाए नहीं जाते, अनकॉमन डिजीज है। ऑब्वियसली उसके लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए एक्सपर्टाइज और एक टीम वर्क होता है, और साथ में CMV वायरल लोड प्राइवेट में भेजते हैं। गवर्नमेंट में यूजुअली ऑफ्थल चेकअप और बाकी एंडोस्कोपी से उसका डायग्नोस हो सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट में गैनसाइक्लोविर इंजेक्शंस हैं, और साथ में वेलगेनसाइक्लोविर टैबलेट्स हैं, जो
अपॉर्चुनिटी पेशेंट्स के बेस पे उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। और ऑब्वियसली अगर एआरटी इफेक्टिव ना हो तो एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी को भी जो चल रही हो उसको चेंज करना पड़े, और नेओ पेशेंट हो अगर एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी बंद हो तो उसको अपने को रीस्टार्ट करना पड़े। तो इस हिसाब से काफी ऐसे रोग हैं कि जो हम लेट स्टेज पे भी पर उसको डायग्नोस करके क्लियर कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, अगर सब परमिट करे तो क्वेश्चंस पे अपने को आगे फोकस करना है कि जनरल टॉक पे आगे अपने को फोकस करना है? दक्षा बेन। सर कुछ क्वेश्चन अगर आपके जनरल टॉक के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर ये क्वेश्चन को भी आप एक बार क्विकली समराइज ले ले तो बेहतर रहेगा सर। हाँ तो नो प्रॉब्लम ना, अपन जनरल टॉपिक में तो क्या है कि उतना फोकस नहीं रहेगा, बेटर है कि अपन क्वेश्चंस पे फोकस करके फिर आगे बढ़े। हाँ उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है हाँ तो फिर पीपल कैन आस्क यू। ठीक है। या अब एक क्लाइंट का क्वेश्चन था कि दवा लेने से उसको बार बार उल्टियां हो जाती है, और उल्टियां ऐसी होती है कि दवा ऑब्वियसली एआरटी लेने के बाद उसको बार बार उल्टियां हो जाती है, और उल्टियों के कारण वो दवा टॉलरेट नहीं होती उसको। अब यूजुअली एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी जो अपनी गवर्नमेंट में मिलती है वो ज्यादातर सेफ होती है, यूजुअली उसमें वॉमिटिंग होने का चांस कम होता है। पहले जब स्टेरोडिन और जिडोवुडिन बेस की थेरेपी आती थी उस टाइम पे वॉमिटिंग का इश्यू ज्यादा रहता था। अभी वॉमिटिंग इतना कॉमन नहीं है, पर डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है। अगर वॉमिटिंग होती है तो हमें ये देखना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम लीवर पे है या उसको पेट पे है। अगर उसको लीवर का प्रॉब्लम है तो एसजीपीटी का रिपोर्ट चालू दवा पे ऑल्टर्ड आना चाहिए, और अगर एसजीपीटी ऑल्टर्ड होता है तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी एआरटी चल रही है जो लीवर पे सूजन ला सके। फॉर एग्जांपल नेविरापिन है, इफाविरिन है, ये दवाएं कुछ पेशेंट्स में लीवर पे प्रॉब्लम ला सकती है। तो उन दवाओं को अगर हम चेंज करें या जड़ को पकड़ें तो पता चल सकता है। दूसरे केसेस में ऐसा हो सकता है कई बार के पेशेंट को ऑब्वियसली कुछ गैस्ट्राइटिस हो जिसके लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसको ठंडक की दवाएं हम दे सकते हैं, पेंटोसिड या डाइजिन जेल, तो जिससे उसको वॉमिटिंग की शिकायत कम हो सके। दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि लेकिन डॉक्टर सॉरी टू इंटरप्ट यू। बताइए। हेलो। अच्छा, अभी ये काफी ऑलमोस्ट सभी लोग टीएलडी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो डीटीजी बेस्ड रेजिम आएगा तो एंटासिड लेना कितना सेफ रहेगा? डीटीजी बेस्ड रेजिम में हर एक को एंटासिड लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसको वॉमिटिंग है उसकी बात है, मैंने डेली एंटासिड की बात कहा ही नहीं है। उसी की बात कर रहा हूँ कि उनको लेना कितना सेफ रहेगा, मतलब अगर नहीं, अगर डीटीजी के साथ एंटासिड लेना भी है तो आप उसको थोड़ा अवे लो। जब डीटीजी तो यूजुअली अपने नेको करिकुलम में नाइट में लेते हैं डीटीजी। सर मॉर्निंग और नाइट में लेते हैं सबको नाइट में, क्योंकि वंस अ डे और नाइट का पिल है, और कभी भी एंटासिड हम नाइट में नहीं लेते, हम मॉर्निंग में लेते हैं। ठीक है, तो कितने घंटे का गैप रखना चाहिए सर? 12 आवर्स मिनिमम। 12 आवर्स, ठीक है। तो ये मैसेज देंगे वो जितने भी बजे ले 12 घंटे का आप गैप करके एंटासिड लो, है ना? और वो भी एकदम यूजुअल है, क्योंकि एंटासिड कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ना मॉर्निंग में करेगा, और नाइट में आप टेबलेट ले रहे हो तो आप यूजुअली अगर 99% केसेस में किसी को प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं रहेगा। इनकेस आप क्लैरिफाई करना चाहें
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअल टाइम एआरटी का नाइट का होता है और एंटासिड का यूजुअल टाइम मॉर्निंग का होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर, ठीक, थैंक यू। एक क्लाइंट का क्वेश्चन ये था कि उसको एक ऐसा एसटीडी होता है जिसके लिए उसको टॉयलेट की जगह पे फ्लावर जैसा इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन कोई भी डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए मना करता है, उसके लिए उसको बहुत तकलीफ होती है। अब यूजुअली ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वाट्स होते हैं, वाट्स नाम के इन्फेक्शन होते हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन होते हैं। इनिशियल स्टेज पे बहुत छोटे होते हैं, तब वो इजीली उसको निकाल सकते हैं। अगर बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसको निकालना सर्जिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट मेन यही है कि आप पहले ये चेक करो कि आपकी एआरटी कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि वाट्स यूजुअली इसीलिए बड़े, इतने बड़े तब हो जाते हैं कि जब आपकी एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी काम पूरी न कर रही हो। नंबर 1 ये। नंबर 2, अगर सर्जिकली ऑपरेबल नहीं है तो डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो उसपे ऐसी मलम या ऐसी लिक्विड देते हैं जिससे वो छोटे हो जाते हैं और उसके बाद उसको निकाला जा सकता है। पर मेन इलाज वार्ड्स का यही होता है कि आप देखो कि भाई उनकी दवा कितनी, एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी कितनी इफेक्टिव है, और इफेक्टिव ना हो तो उसको चेंज किया जाए वायरल लोड करके, चेक करके। और अगर एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी उनकी एकदम इफेक्टिव रहती है तो फिर हमें उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू उसको लिक्विड इमिक्विड नाम का क्रीम आता है, वो लगवा के उसको धीरे धीरे छोटा करके फिर निकालना पड़े। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अभी कोरोना के चलते एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी काफी सेंटर्स पे इनिशियली लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे थे कि जहाँ पे पेशेंट्स पहुंच नहीं पाए, और उसके लिए कुछ सेंटर्स पे पेशेंट पहुंच नहीं पाए तो दवाओं का गैप हो गया, और वो गैप होने के बाद उनको क्या रिस्क रहता है वो एक्सप्लेन करना है। ऑब्वियसली कोई भी कारण से अगर पेशेंट को एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी चल रही है और उसको एडेरेंस नहीं है तो एचआईवी कुछ की बढ़ने की संभावना तो रहती है। सो इफ एचआईवी इंक्रीजेस, if the again the viral load increases and if you restart, अगर आप फिर से उसी ART को स्टार्ट करो तो उस ART की एफिकेसी यानी उसकी क्षमता कम हो जाती है। वी ऑल नो के हम रेगुलरली ART इसलिए लेते हैं कि उसका रेजिस्टेंस ना हो। तो अगर हम उस दवा को छोड़ते हैं और वो रेजिमेन ऐसा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन रेजिमेन इफावरिन और नेविरापिन वाला रेजिम, तो चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में उनको ये समझाया जाए कि आप एकदम रेगुलर अब से ART स्टार्ट करो, मॉनिटर करो अपने आप को, CD4 देखो, वायरल लोड्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स पे चेक कराओ, और अगर रेगुलर ART लेने के बावजूद आपका वायरल लोड सप्रेस नहीं है तो हो सकता है आपको रेजिम चेंज करनी पड़े। दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि काफी HIV कम्युनिटी में काफी पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको डायरिया हो जाता है, झाड़ा उल्टी, और उसके लिए वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, और उसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब डायरिया बहुत कॉमन एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। उसका खास रीजन अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे खास रीजन ये देखा जाता है कि आप जो पानी लेते हैं या तो फिर जो खाना बनाते हैं या कई बार कुछ बाहर का खा लेते हैं,
तो अगर आप हमारी फूड हैबिट्स या खाने की हैबिट्स या पीने की हैबिट्स हम अगर अपनी सुधारेंगे नहीं, तो अपनी इम्यूनिटी जब तक कम है तब तक अपने को इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन रहने का रिस्क रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि यूजुअली जो वाटर है, पानी है, वो तो बॉईल करके फिर ठंडा करके पिए, या तो फिर अब एक्वागार्ड आ गया है और सारी वाटर प्योरीफायर्स आ गए हैं, उस तरीके से यूज करें। हो सके उतना बाहर का पानी मत पिए, बाहर का खाना न खाएं, दूषित खाना जो सुबह को खाया हो, सुबह को बनाया हो, वो शाम को ठंडा हो, वैसे न खाएं। कॉमन प्रोटेक्शंस तो डायरिया के ऑब्वियसली यही होते हैं। इनकेस उसके बावजूद डायरिया अगर हमको रिकरेंट रहता है तो CD4 लेवल्स चेक होते हैं। CD4 लेवल्स अगर कम होते हैं तो लिटोस्पोरिडोसिस नाम का इन्फेक्शन रहता है जो काफी वाटरी डायरिया करता है। उसकी ट्रीटमेंट यूजुअली क्रिप्टोस्पोरिडोसिस की ट्रीटमेंट निटाजॉक्सानाइड करके टैबलेट आती है, मेट्रोजिल देते हैं, लिटाजॉक्सानाइड टैबलेट देते हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ रहता है। बट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देके उनका अगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ाया जाए तो वो डायरिया बहुत मुश्किल से सॉल्व होता है। दही छाछ बहुत अच्छा होता है डायरिया के लिए, उस टाइम पे वो भी लेना होता है। डायरिया का पानी की मात्रा कम करने के लिए स्पोरलैक और बाकी सब दवाएं जो होती हैं वो भी साथ में दी जाती है। तो न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखते हुए, ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी को सबको ध्यान में रखते हुए हम डायरिया को क्लियर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन भी खास ध्यान रखना होता है। ORS पाउडर्स उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं डायरिया वाले पेशेंट्स के लिए, वरना डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके लिए पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। एक और क्वेश्चन था कि HIV पॉजिटिव पेशेंट को कौन से OI सबसे ज्यादा लगने की संभावना है। तो उस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो नंबर 1 ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अपने देश में तो ट्यूबरक्लोसिस ही है, और ट्यूबरक्लोसिस की जो HIV के साथ इंसिडेंस है काफी बढ़ जाती है। इसी के लिए ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रोग्राम है और NACO का प्रोग्राम है, उसका कोऑर्डिनेशन करके काफी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके लिए ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट और ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए भी काफी कुछ अभी गवर्नमेंट कर रही है। जीत प्रोजेक्ट है जिसमें CBNet भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन ट्रीटमेंट्स जो डॉट्स की जो ट्रीटमेंट है वो भी डेली थेरेपी अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट को भी दी जा रही है, प्राइवेट सेक्टर के पेशेंट्स को भी दी जा रही है। तो ऑल इन ऑल ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या तकवादी रोग है जिसको हमें बहुत जरूरी है कि जिसको अपने एकदम क्लियर करके ट्रीट करें। हम सबको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट मिनिमम 6 मंथ्स होती है। ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे, ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे हम जो रिफाम्पिसिन वाली दवाएं लेते हैं वो कुछ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के साथ नहीं ली जाती। इसके लिए अगर नेविरापिन नाम की ट्रीटमेंट चल रही हो, नेविरापिन बेस्ड ART चल रही हो, और हमको ट्यूबरक्लोसिस होता है तो ART सेंटर से नेविरापिन को इफावरिंस में शिफ्ट किया जाता है और फिर हम उसको रिफाम्पिसिन वाली ART EKT TB की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्लाइंट ART पे है और
उसको उसको कौन से रेगुलर चेकअप कराने चाहिए कि जिससे अंदर बीमारियां समय पे डायग्नोस हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम टाइमली ट्रीटमेंट कराएं और टाइमली ट्रीटमेंट टाइमली दवाएं लें। अगर हम एआरटी रेगुलर लेते हैं और हमारा CD4 अच्छा रहता है, हमारा वायरल लोड सप्रेस्ड रहता है, तो हम एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे नॉन HIV होते हैं उस तरीके से हम विद अ गुड इम्यूनिटी नॉर्मली जी सकते हैं। खास ध्यान ये रखना होता है कि जब एआरटी चल रही हो तब एआरटी दवा की कोई साइड इफेक्ट्स है कि नहीं उसका चेकअप करते हैं। जैसे टिनोफोविर नाम की दवा अगर चलती हो तो टिनोफोविर बेस्ड एआरटी चल रही है तो हमें खास किडनी की रिपोर्ट्स, क्रिएटिनिन एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार चेक करना जरूरी है। उसके साथ अगर डोलिटेग्राविर या इफावरिन चल रही हो तो लीवर फंक्शन कुछ समय पे चेक करना खूब जरूरी है। टिनोफोविर कुछ पेशेंट्स में कैल्शियम की कमी करती है। ऐसे केस में पेशेंट्स को हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए हमें चेकअप करके अगर उनको बोन में, हड्डियों में कैल्शियम कम है तो उसकी मात्रा के लिए उसके लिए टेबलेट्स देनी पड़े और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़े। बाकी अगर CD4 अच्छा है पेशेंट का 300 या 400 से ऊपर, तो उसे रेगुलरली एक्सरे, रेगुलरली सोनोग्राफी कराने की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, कफिंग आता है तो एक्सरे कराना होता है, अगर और स्पूटम का टेस्ट कराना होता है, और अगर पेट की प्रॉब्लम या बुखार आता है तो ही सोनोग्राफी की जरूरत है। बाकी रूटीन में वाइस ऑपोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ढूंढने के लिए रूटीन में ब्लड चेकअप या वर्कअप की जरूरत नहीं होती। अगर आप रेगुलर हो एआरटी पे और CD4 आपका अच्छा चलता है तो आपको ये और कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट में भी आइसोनाइजेड प्रिवेंटिव थेरेपी IPT भी लॉन्च किया गया था, जिसके लिए, क्योंकि टीबी इतना कॉमनेस्ट है और कुछ लोगों को टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्यूबरक्लोसिस न हो, उसको पहले से प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए IPT यानी आइसोनाइजेड 6 से 9 महीने तक देने का एक प्रोग्राम भी चल रहा है जो WHO के थ्रू डायरेक्टेड है, और अफ्रीका में उसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा था। और हमने देखा भी है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए काफी डेथ्स हो रही है, तो उसके लिए भी काफी मात्रा में आगे काम चल रहा है। ART થી આંખે ઓછું દેખાય અને થાક લાગવો, શરીરમાં દુખાવો। एक क्वेश्चन ये है कि ART से आंख में कम दिखना, थकावट लगना, शरीर में दुखना हो सकता है। अब बॉडी पेन मत होना ये था कि बहुत थक जाना, थकावट लगना, बॉडी पेन होना और आंखों में कभी कम दिखना। ये कॉमन क्वेश्चन है। कोई भी ART कोई भी साइड इफेक्ट कर सकती है, पर जब ये क्वेश्चन आता है तो स्पेसिफिक आता है, तो ART कौन सी चल रही है वो जानना बहुत आवश्यक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर टिनोफोविर बेस्ड ART है, तो अगर वो बॉडी पेन की शिकायत कर रहे हैं तो हमें खास ये देखना चाहिए कि वो बॉडी पेन है या बोन पेन है। अगर बोन का पेन है, हड्डियों का पेन है, तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर जिडोविन वाली थेरेपी चल रही है तो थाक लगने का मतलब आप हीमोग्लोबिन चेक करें। कई बार एनीमिया, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी जिडोविन से आ सकती है कुछ 4 और 5% पेशेंट्स को, तो आप हीमोग्लोबिन चेक करो और ART चेंज करो।
अगर बॉडी पेन है और कैल्शियम की कमी है तो आप उसको सॉल्व उसके लिए चेकअप करके फिर उसकी ट्रीटमेंट करो, या कई बार टेनोफोर को शायद बदलना भी पड़ सके, ऐसा भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। आंख में कम दिखना ऐसी यूजुअली कोई ऐसी एआरटी नहीं है कि जिससे डायरेक्ट आई साइट पे प्रॉब्लम आए। अगर आई साइट का प्रॉब्लम आता है तो आप यूजुअली नंबर चेक कराने का पहला देखें, जो कॉमनेस्ट रीजन होता है। दोनों आंख में है या एक आंख में है वो भी चेक करना पड़े। अगर एक आंख में और अगर दोनों आंख में है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए चेक करना पड़े। एक आंख में है और नंबर का भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको रेटाइना का चेकअप करना पड़े कि वहां पे कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या तकवादी रोग तो नहीं है जिसके लिए ये हो रहा है। बट एआरटी से सीधा आंख में प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ केसेस में हमने टीबी की दवा देते हैं लंबे समय तक, अगर तो उसमें इथाम्बुटोल जो आती है टीबी की दवा, उससे कुछ पेशेंट्स को आंख में प्रॉब्लम देखा गया है। पर वो कैसे केस में कि जब 8-9 महीने से ज्यादा इथाम्बुटोल चल रही हो, एकेटी चल रही हो टीबी की दवा, उस पेशेंट्स में हमने आंख का प्रॉब्लम देखा है। जब वो इथाम्बुटोल बंद कर देते तो आंख का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। अभी हमारे पास ऐसे बच्चे भी है जो बॉर्न विद HIV है और काफी सालों से ART ले रहे हैं और अभी उनका एज करीबन 15-16 साल में है। सर जो आई साइड वाला आप बोल रहे हैं तो सर उनका ऐसा भी नहीं है कि टीबी का हिस्ट्री रहा है, प्रिवेंटिव थेरेपी वो ले रहे हैं, तो सर उनका जैसे आईसाइट वीक होने के साथ साथ जो नर्व्स होता है रेटिना का, जैसे आपने बताया, वो स्क्वीज हो जाने की वजह से या उसका लिक्विड एकदम सूख जाने की वजह से उनको सीधा ऑपरेशन बताते हैं। और सर ऑपरेशन डिनाइल भी होता है वो, और वो ऑपरेशन क्रिटिकल बताते हैं डॉक्टर कि अगर आप ये करवाते हो तो उसमें रिस्क भी रहता है क्योंकि सीधा ब्रेन की जो नसें है उससे उसका लिंक है। तो सर ये कौन से मेडिसिन की वजह से सर होता है, क्योंकि लंबे समय से वो ART ले रहे हैं 15-16 साल से? ये हो सकता है कि खुद के मेडिसिन की वजह से ना हो, कि ऐसा हो सकता है कि खुद की HIV इलनेस की वजह से हो सकता है, HIV रेटिनोपैथी, क्योंकि बचपन से लेके अगर HIV उनको है तो ऐसा तो है नहीं कि सिंस बर्थ वो लोग ART ले रहे हो। तो जब इनिशियल स्टेज में HIV जब बूमिंग स्टेज पे होता है बच्चों में, तब वो आई पे इम्पैक्ट करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो बच्चे को ध्यान आता है कि भाई ये चीज मुझे हो रही है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में 4-5 साल तक तो वो आपको बता भी नहीं पाएगा और समझा भी नहीं पाएगा, पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आईसाइट में इश्यू बाद में देखने को मिलता है। तो जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से HIV रिलेटेड, ART रिलेटेड न्यूरोपैथी ऑप्टिक इज यूजुअली अनकॉमन। हम स्टेरोडिन रिलेटेड स्टेरोडिन वाले पेशेंट्स को पैरों के नसों में प्रॉब्लम देखते थे, हाथ के नसों में प्रॉब्लम देखते थे, बट आंख में प्रॉब्लम आना यूजुअली मेरी नॉलेज के बाहर है ART से। ऐसा कोई मेजर ART नहीं है जिससे आंख में प्रॉब्लम आए, पर हाँ लॉन्ग स्टैंडिंग HIV itself can cause retinopathy, especially when patient is having it since birth. वो एक रीजन हो सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट भी उसके लिए हो सकता है ड्यू टू द डिजीज पर से। રિફામ્પિસિન ટીબી માટેની દવાથી સાઇડ ઇફેક્ટ થાય ખરી? हाँ, एक पेशेंट ने पूछा है कि रिफाम्पिसिन नाम की जो टीबी की दवा है उससे कोई साइड इफेक्ट होता है? ऑब्वियसली कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसका खाली इफेक्ट ही इफेक्ट और साइड इफेक्ट ना हो। हर एक दवा का जिसका इफेक्ट होता है, यानी जो कुछ अच्छा करती है, वो कुछ तरीके से साइड इफेक्ट भी छोड़ सकती है। अब रिफाम्पिसिन अगर जो भी लेता है तो उसकी कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट कहो या ऑब्जर्वेशनल इफेक्ट कहो, वो ये है कि सबसे पहले तो आपका यूरिन रेड या ऑरेंजिश आएगा। उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दवा का कलर है।
ऑब्वियसली अगर आपको चेक करना है कि आप कोई पेशेंट दवा ले रहा है कि नहीं, उसको पूछ सकते हो आपका यूरिन का कलर क्या आ रहा है। अगर वो बोलेगा कि रेड आ रहा है, दैट मीन्स कि वो दवा टाइम पे रोज ले रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है रेड, दैट मीन्स कि वो दवा नहीं ले रहा है, पर उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। कुछ पेशेंट्स, लिमिटेड पेशेंट्स में, रेयर 100 में से 2 पेशेंट में या 3 पेशेंट में ये एक टीबी की दवा जो रिफाम्पिसिन लेते हैं उसके साथ जो मिश्रण लेते हैं उससे वॉमिटिंग हो सकती है, उससे भूख का कम होना ऐसा हो सकता है। बहुत कम पेशेंट्स में बुखार आ सकता है रिफाम्पिसिन से, खुजली या रिएक्शन चमड़ी का आ सकता है। बट बाय एंड लार्ज रिफाम्पिसिन सेफ है। बाय एंड लार्ज रिफाम्पिसिन सबसे इम्पोर्टेंट दवा है जिससे टीबी को हम मिटा सकते हैं। रिफाम्पिसिन के बिना टीबी को क्लियर करना लगभग काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उसके साथ रिफाम्पिसिन वाली दवा के साथ हम टीबी का पूरा कोर्स करें तो कोर्स भी काफी शॉर्ट हो जाता है, वरना तो लंबा कोर्स लेना पड़ता है। तो उसके फायदे बहुत हैं, साइड इफेक्ट्स काफी कम है। तो जितना हो सके उतना अगर वो अपने टीबी की रेजिमेन में वो अगर सूट हो जाए तो बेस्ट है। अगर ना सूट हो तो फिर उसको निकाल के हम बाकी की दवाओं के साथ थोड़ा लंबा कोर्स ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। जॉन्डिस कोई एआरटी का साइड इफेक्ट है कि नहीं? मोस्ट एआरटी का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू होता है, वो लिवर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। तो जितनी भी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की दवाएं हैं उसमें से बहुत कम ऐसी हैं कि जो किडनीज के थ्रू वॉश आउट होती है। एटाजनाविर है, टिनोफोविर है, ये कुछ दवा ऐसी है जो लीवर से ज्यादा किडनी पे से वॉश आउट होती है। बाकी मोस्टली जैसे नेविरापिन है, लेम्यूविडिन है, एमट्राइसिटाबिन है, इफाविरिन्स है, अपनी सारी सेकंड लाइन है, लोपिनाविर, रिटोनाविर है, इवन डोलुटेग्राविर है जो अभी नई आई है डी। ये सब लीवर पे साइड इफेक्ट्स कर सकती है, मगर उसकी साइड इफेक्ट करने की शक्यता या संभावना काफी कम है अब जो न्यू एआरटीज है उसमें। पहले के टाइम पे जब हम एआरटी सेंटर में काम करते थे तब हमारे पास सिर्फ नेविरापिन बेस्ड रेजिम हुआ करती थी, और उस टाइम पे नेविरापिन बेस्ड रेजिम, क्योंकि नेविरापिन सबसे ज्यादा लीवर पे साइड इफेक्ट कर सकती है, सबसे ज्यादा जॉन्डिस कर सकती है, और कई बार तो ऐसा जॉन्डिस करती थी वो पेशेंट्स को के बिलिरुबिन काफी हाई हो जाता था और लीवर पे बहुत डैमेज हो जाता था। पर फिर भी वो नेविरापिन दवा जिसको सूट हो जाए उसके लिए बहुत अच्छी रहती थी, पर साइड इफेक्ट्स उसके रिलेटिवली लीवर पे साइड इफेक्ट्स बाकी दवाओं से थोड़े ज्यादा थे। तो एक वो है नेविरापिन सबसे कॉमन है जो जॉन्डिस कर सकती है। सेकंड इफाविरिन्स है, उसके बाद जो सेकंड लाइन है लोपिनाविर, रिटोनाविर, इवन थर्ड लाइन दारुनाविर, अभी की जो डोलुटेग्राविर है वो, ये सारी कुछ पेशेंट्स में, लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में लीवर पे सूजन या जॉन्डिस कर सकती है। जो कोई खास जी हेलो हेलो बोलिए। नमस्कार सर। कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है सर जी, जो दवाई काफी टाइम से खाते हैं पर उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं करती है। मतलब जैसे 18 साल का बच्चा है वो 10-11 साल का लगता है, इतना कम बॉडी उनकी, इसका क्या कारण है सर? दवाई भी सही ढंग से खाते हो प्रॉपर तो अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉमन है और काफी पेशेंट्स में, काफी बच्चों में हमने देखा है कि ग्रोथ उसका रिटार्डेड या कम हो गया है। अब मोस्टली ये ऐसे बच्चे हैं कि जो जन्म से जिनको एचआईवी है, और जब जन्म से एचआईवी होता है तो ऐसे बच्चों को शुरुआत से ही जहाँ पे ग्रोथ
जिस जगह से हमारा बोन का ग्रोथ होता है, जिस जगह से हमारा शरीर का पूरा विकास होता है, वहां पे भी HIV के वायरसेस होते हैं, और वो वहां पे उसको सीमित रखते हैं, उसको ग्रोथ होने नहीं देते। अब अगर कोई बच्चा टाइम पे, यानी पहले 2 या 3 साल पे की उम्र में ART स्टार्ट कर दे, तो हाँ जी, उसकी ग्रोथ पे प्रॉब्लम इतना नहीं आता है। पर अगर 8-10 साल का हो जाए उसके बाद उसकी ART स्टार्ट हो रही है, तो मोस्टली जो ग्रोथ पीरियड का जो टाइम होता है वो निकल जाता है, और उसके बाद अगर वो स्टार्ट करता है तो 50% पेशेंट्स में लेट ग्रोथ आता है। कुछ सालों बाद वो हाइट और वो सब पकड़ना चालू करता है, और कुछ लोगों में वो सीमित रह जाता है, जस्ट हाँ, बिकॉज क्योंकि ऑफ HIV थोड़ा लेट। HIV की पहले जो ट्रीटमेंट है वो बचपन से स्टार्ट, यानी टाइमली नहीं हुई है इसके लिए। पहले की जो गाइडलाइन थी सर, तो उसमें 250 पे जब तक CD4 नहीं आया तब तक दवाई नहीं लगाते थे, तो उसी वजह से उनकी दवाइयाँ लेट चालू हुई। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अब वो चीजें अनुभव से ही पता चलती है। हाँ जी, अब वो अनुभव मिला तो आगे प्रॉब्लम्स न हो, इसके लिए हमें दूसरों बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अब वो गाइडलाइन निकाल दी गई। दूसरी बात कि उस टाइम पे इतनी सेफ दवाएं नहीं थी। जब हाँ 250 जी, CD4 का जो गाइडलाइन था वो इसलिए था कि हाँ तब जी, इतनी अच्छी दवाएं अपने पास नहीं थी, इतनी सेफ दवाएं नहीं थी। तभी जो दवाएं थी वो ऐसी थी कि जो अगर साइड इफेक्ट करें तो आदमी सीरियस हो जाए, और इसलिए वो एक वेट और करते थे। एक और क्वेश्चन है सर ट्यूबरकुलोसिस पर। जैसे क्लाइंट है, उसका CD4 45 था, पर उसका CB नेट डॉट्स में बलगम वगैरह नेगेटिव आ रहा है। पर जब उसका MRI कराया, MRI में मतलब उसको कम से कम 15-20 दिन का टाइम गैप दे दिया, भाई इस दिन आप डेट देके भाई इस दिन आपका MRI होएगा, तब तक उसकी हालत खराब हो गई। फिर इमरजेंसी में जैसे ही उसको एडमिट करना पड़ा, उसके बाद MRI वगैरह कराया तो उसको TB पाई गई। तो ऐसा क्यों CB नेट में क्यों नहीं आया उसका? अब CB नेट कहाँ का करते हैं? CB नेट हम करते हैं फेफड़े का, हाँ जी, कफ का। हाँ जी, अब यूजुअली दिमाग का जो TB होता है हाँ जी, वो CB नेट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसको फेफड़े में TB है ही नहीं, उसको दिमाग में TB है। अच्छा, तो अगर आप कफ की जांच करते हो और CB नेट नेगेटिव आता है तो वो सिर्फ फेफड़े में TB नहीं है वो प्रूव करता है। फेफड़े उसमें के डेट। बाहर का जो TB है, जिसमें लिम्फ नोड का TB आता है, फेफड़े के हाँ पास जी, पानी वाला TB आता है, दिमाग का TB आता है, पेट का TB आता है, वो हाँ सारा जी, TB आप CB नेट से नहीं ढूंढ पाओगे। वो सब आपको सोनोग्राफी, MRI या दूसरी यंत्रों से ही आपको ढूंढना पड़े, और उसको फिर उसकी ट्रीटमेंट, TB की ट्रीटमेंट आपको, भले CB नेट फेफड़े वाला नेगेटिव हो पर बाहर दूसरी जगह भी कहीं पे भी अगर दिख रहा है आपको, आपको उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए वो बस सब करना नहीं आता। उसमें MRI की डेट जो है बहुत लंबी मिलती है ना, इसी वजह सही बात है से साहब। देखो क्लाइंट देखो और भी वीक हो इसमें जाता प्रॉब्लम क्या है पता है? है। भारत देश इतना बड़ा है, हाँ उसमें जी, लोग इतने सारे हैं, 130 हाँ करोड़ की जी, जनता है, मशीनें कम है, तो वो डेट सिर्फ हाँ जी, अपनी कम्युनिटी को नहीं, पूरे देश को उस चीज का, इसलिए अपने को डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। बराबर, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में फर्क ये है, पर वो सिस्टम का ओके। इशू है, वो गाइडलाइन का इशू नहीं है। वो सिस्टम, जैसे हाँ जी, हाँ बाकी, जी, हाँ जी, जैसे 10 साल पहले कहीं लाइटें नहीं थी, अब आ गई। आज से 10 साल पहले, हाँ अब जी, वो वेटिंग, 10 साल बाद वो वेटिंग नहीं होगा। बराबर, हाँ तो उसी को जी। ही प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसी को ही विकास बोलते हैं। आ जाएगा वो थैंक समय। यू सर, थैंक यू। सर सर जी। एक क्लाइंट है जो वो उसको पहले घुटन का टीबी हुआ था। तो सर उसने उसका जो मेडिसिन टाइमली जो उसका कोर्स था वो पूरा कर लिया। अभी सर उसका 3 साल से वो ही जो हाथ का जो इधर इसको सूजन आ जाता है और उनसे कुछ भी ऐसे वजन भी नहीं उठा सकता है, और उसका जो हाथ का जो
बहुत पतला हो जाता है, उसको बहुत दर्द होता है। और सर उसने जब हमने इसका जो MRI, एक्सरे, इसका जो सोनोग्राफी सब करवाया, तो उसमें कुछ ऐसा टीबी का इन्फेक्शन नहीं बता रहा है सर। तो उसके लिए इसका जो डॉक्टर का कहने का जो मतलब होता है वो है कि उसका जो स्नायु है वो बहुत पतला हो जा गया है। तो सर उसके बारे में क्या इनको टीबी का चांस ज्यादा है, या कोई रिपीट उसका टीबी का ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर स्नायु पतला हो गया है तो स्नायु यूजुअली पतला होने का रीजन कोई एआरटी नहीं होता है। पहले के जमाने में जिडोवुडिन देने से मायोपैथी होता था। अभी के जमाने में ऐसी कोई एआरटी इतनी रेगुलरली ऐसी नहीं है कि जो स्नायु या मसल्स को पतला कर दे। तो अगर ये HIV के या ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रिलेटेड डिजीज नहीं होगा, मेरे हिसाब से इसको न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह देनी चाहिए। और मोटर न्यूरॉन डिजीज करके ऐसे डिजीज आते हैं जिसमें कोई कारण के बिना ही नसें सूज जाती है। यूजुअली उन रोगों का इलाज बहुत नहीं होता है, पर उसका कंफर्मेशन कर सकते हैं EMG NCV या नसों की जांच के लिए। उसके लिए आपको उनको न्यूरोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े और उसके बाद EMG NCV करना पड़े। उसमें जो डायग्नोसिस आता है फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़े। पर मेरी जितनी समझ है, जितना मैं ये क्वेश्चन को जान पा रहा हूँ, उस हिसाब से कोई ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या ART के रिलेटेड ये प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ओके, थैंक यू सर। हेलो जी, હા સર, કેમ છો? બસ મજામાં। સર, મારા મિસ્ટરને જે તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો છો તે ખાસ ટચથી। હા, બરાબર। સર, તો અત્યારે અમને હાલમાં બહુ જ તકલીફ વધી ગઈ છે પગમાં જે ઓલું છે, તો એના માટે હવે આપણે શું કરીશું? ભાઈ એના માટે તમે ફોન કરજો। અનિશા હવે છે ને 8-10 મહિનાથી આપણે મળ્યા નથી, બરાબર? હા, મેં માર્ચ મહિનામાં એમને ઇન્જેક્શન મંગાવી લીધા હતા, તમને ફોન કર્યો હતો મેં ત્યારે, પણ હમણાં નથી મંગાવ્યા। સમજી ગયો, કઈ વાંધો નહીં કે આપણે આ બાબતે તું ડાયરેક્ટ સેવખાની સરને કોન્ટેક્ટ જ કરી દેજે, બીકોઝ ધીસ ઇઝ અ સ્પેશિયલ કેસ। એમે हेलो नमस्कार सर। હા, મળે બી વરસ થઈ ગયો। હા સર, બોલો। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। जैसे अभी एक सवाल नारायण जी के उससे बच्चों की उम्र के लिए वो तो मुझे मिल गया, लेकिन एक बच्चा ही है, मतलब 20 साल का है और उसको 2 बार टीबी हो चुका है। बोलो मीटिंग। हाँ बताइए प्लीज। उम्र के हिसाब से वो एक तो जवाब मेरे को मिल गया, भाई बच्चों की उम्र ग्रोथ नहीं कर पा रही है ना, जिससे उनका एज की अकॉर्डिंग वो बच्चे दिखते नहीं है। उस बच्ची में ऐसे 20 साल की है वो, लगती है 10 से 11 साल की बच्ची लगती है, लेकिन उसके 2 बार टीबी होने के बाद में अभी टीबी का दूसरा ट्रीटमेंट भी उसका पूरा हो चुका है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में गले में चारों तरफ से गांठें क्यों उठ रही है और वो अपने आप ही फूट जाती है। गांठें? हाँ हाँ, तो टीबी का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी गांठ रह जाती है? हाँ, तो अभी गले के बीचों बीच अपने जो ये गंठी बोलते हैं ना बीच वाली, अब उसके पास में मतलब गले के चारों तरफ उसकी हो रही है। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा उसके। इसमें क्या है, जब हमारी ART स्टार्ट होती है और उसके साथ टीबी भी होता है, और हम अगर टीबी की दवा लेते हैं उसके बावजूद अगर गांठ पिघलती नहीं है या फिर भी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी गांठ बढ़ जाती है, तो 2 धारणाएं रख सकते हैं। या तो टीबी मर रहा नहीं है जो दवा चल रही है उससे, या तो फिर टीबी मर गया पर मरे हुए टीबी पे हमारी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करके उस गांठों को फुला रही है। जी जी, ये चीज का डायग्नोसिस यूजुअली एक आध गांठ की बायोप्सी करके उसमें से CB नेट और बायोप्सी का रिपोर्ट करके ही पता लगाया जाए कि फिर से टीबी की दवा देनी या फिर उसको MDR टीबी जैसा कुछ है वो चेक करना,
या तो फिर उसको खाली मरे हुए टीबी पे खाली सूजन हो रही है वो चेक करना। तो अगर गांठ कोई पिघल न रही हो या फिर से गांठ बन रही हो तो उसकी सोनोग्राफी करा के फिर उसके बाद उसकी बायोप्सी करा के उसको आगे मैं बायोप्सी उसके लिए भी सर लेके गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये गांठें थोड़ा सा कुछ समय लेंगी, लेकिन वो हो रही भी है ठीक, वो फूट भी जा रही है, वापस नहीं उठ रही है। और उस बात को वो कम से कम 6 से 7 महीने हो चुके, लेकिन उस बच्चे की गांठें अभी तक ठीक नहीं हो रही है। तो टीबी का टेस्ट दोबारा आप ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो जल्दी बायोप्सी करे। जी सर, ऐसा डॉक्टर ढूंढ लीजिए जो जल्दी बायोप्सी कर दे। ओके सर, जिससे आपको सॉल्यूशन आगे उसका आगे का रास्ता मिले। जी जी। हेलो जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? मैं आसाम से बोल रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है जो 3rd लाइन ART पे है, लेकिन उनका CD4 भी मतलब 250 से ऊपर है। वायरल लोड अभी अनडिटेक्टेबल आया हुआ है, लेकिन वो मेमोरी लॉस्ट किया हुआ है। उसके वजह क्या है? अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कम्प्लीटली उसने मेमोरी लॉस्ट किया हुआ है। कौन सी ART चल रही है? 3rd लाइन का नाम बोलो। नाम तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 3rd लाइन ART जो गवर्नमेंट इस पे आते हैं वही दिया हुआ है। कई बार है ना कुछ ART ऐसी होती है कि जो ब्लड में अच्छा काम करे, यानी ब्लड में वायरस को अच्छी तरह से किल कर दे, बट वो ब्रेन में नहीं जा पाती। ओके। तो उनका MRI होना चाहिए। MRI किया था, लेकिन MRI में ब्रेन में कुछ स्वेलिंग है, तो उनको कुछ इंजेक्शंस लगाए थे। अब वो स्वेलिंग खाली MRI से नहीं पता चलेंगे। MRI के बाद उसको CSF करके, CSF में टीबी है या कोई फंगस है, या तो फिर CSF में HIV ज्यादा है, CSF का वायरल लोड। CSF का वायरल लोड, यस। अगर वो सब इश्यूज CSF में, अगर ब्लड में वायरल लोड नेगेटिव है और CSF में वायरल लोड हाई है, दैट मीन्स ये ऐसी HIV, ये ऐसी ART चल रही है कि जो ब्लड में अच्छा काम कर रही है बट CSF में इतना अच्छा काम नहीं कर रही। तो अपने को ART चेंज करनी पड़े जो उसकी मेमोरी को फिर वापस ला सके। अभी तो एज पर नाको का जो गाइडलाइन है उसी हिसाब से उनको 3rd लाइन दिया हुआ है। जी मैडम, बट मैं आपको इंडिविजुअल पेशेंट का इंडिविजुअल सॉल्यूशन बता सकता हूँ। नैको की गाइडलाइन पूरे देश के लिए है। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और कोई क्वेश्चन है सर से तो आप पूछ सकते हैं, और कई सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी डाले। तो शिवकानी सर, मैं आपको ये समराइज कर दूं एक बार जो चैट बॉक्स में है वो। हाँ बोलो। Same way, sugar tablet if taking morning, TLD can take after 12 hours. Okay, this is मतलब ये एडिशन है जब हमने TLD के बारे में बात किया था। What about ADM? Shabana, can you please ask your question? Shabana? हेलो शबाना, आई थिंक उसका कनेक्शन। हेलो, हाँ शबाना है कनेक्शन है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ADM को लेके ये जो एडवांस डिजीज मैनेजमेंट है ना, हेलो। यस 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 बताइए। हाँ, जिसमें सर एक सवाल पूछना था कि बहुत से लोगों को है ना, हम बोलते हैं कि वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होना चाहिए, CD4 भी अच्छा होना चाहिए, तो लेकिन कुछ लोगों में
ऐसा हो रहा है कि लैंप और क्रैक पॉजिटिव आ रहा है, दो उनका वायरल लोड जो है वो अनडिटेक्टेबल है, या फिर CD4 भी अच्छा है, बहुत 10 सालों से ART भी है। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ रोशनी डाल पाएंगे इस पर? कौन सा बोला, क्या क्या पॉजिटिव आ रहा है? लैंप पॉजिटिव और क्रैक पॉजिटिव। क्रैक यानी आप क्रिप्टोकोकल बोल रहे हो? जी, क्रिप्टोकोकल पॉजिटिव आ रहा है कई लोगों को। जी जी। तो उसको उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है उससे? एक्चुअली अनसिम्टोमेटिक है लोग, लेकिन CD4 या तो फिर कुछ लोगों में बिलो 200 है और कुछ में मैंने देखा है कि CD4 अच्छा खासा है। दो इट इज पायलट, ये बॉम्बे में पायलट हो रहा है, बट आई थॉट कि आपकी तरफ से थोड़ा सा कुछ समझ आए हम लोगों को कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं, एंटीजन पॉजिटिविटी अगर होती है, बट इफ इट इज नॉट causing any disease, okay, so why should we bother on that? okay, मेरे हिसाब से they are in a future risk of getting active cryptococcal disease. okay. So is उन there patients any preventive method you can suggest for us? I feel the best prevention is to do close monitoring of viral loads and see to it that the ART doesn't fail. Okay, okay, thank you sir, thank you. क्योंकि ART फेल होगी तो फिर उसको एक्टिव डिजीज हो जाएगा। बाकी ट्रायल्स चलते हैं कि फ्लूकोनाजोल आप दो वंस अ वीक और ये सब, बट दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, दे आर नॉट दैट स्टडीड कि भाई उसकी एफिकेसी अच्छी है। ओके ओके, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ये एक वुमेन स्पेसिफिक था कि उनका अभी मेडिसिन चेंज हुआ है, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन है जो चेंज होने के बाद उनका जो रेगुलर जो ब्लीडिंग है, मंथली जो साइकिल है, उससे ज्यादा वो उसका जो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, मतलब हर 10 दिन के बाद वो पीरियड्स उनके शुरू हो जाते हैं। तो वो मेडिसिन की वजह से हो सकता है या फिर इज जस्ट बिकॉज ऑफ एज और मोनोपोज रीजन? नहीं, मोस्टली क्या है कि कोई भी ऐसी ART अब नहीं है कि जो आपके हार्मोनल चेंजेस करे या आपका मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस करे। तो मेरा फर्स्ट तो यही रहेगा कि भाई वो गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराए, अल्ट्रासाउंड कराए या गायनेकोलॉजिस्ट का चेकअप कराए और देखे कि भाई उसको पीरियड्स ज्यादा हो रहे हैं तो कोई फाइब्रॉइड या कोई एज रिलेटेड मेनोपॉजल चेंजेस के कोई इश्यूज तो नहीं है ना, वो खास चेक कराए। क्योंकि मेरी जानकारी में कोई ऐसी एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी नहीं है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस या मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस कॉमनली कर सके। ओके, और सर उसके लिए ज्यादा अगर डिटेल चाहिए तो हम आपसे कांटेक्ट भी करवाएंगे। जी जी। ART सेंटर जूनागढ़ से भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, सुबह जब लेक्चर चल रहा था तिवारी सर का, तभी विहान का स्टाफ हमारे साथ था, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमारा वायरस तो सप्रेस है, वायरस लोड किया तो वो TND आ रहा था, लेकिन CD4 क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमने भी देखा काफी पेशेंटों में CD4 बिलो 250 आ रहा है, लेकिन वायरल लोड तो काफी अच्छा आ रहा है, TND वगैरह। तो ऐसा क्यों होता है सर? और CD4 बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? वायरल लोड सप्रेस है। इसमें कैसा है कि जो बहुत लेट स्टेज पे जिनको स्टार्ट होती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिनका CD4 इनिशियल फर्स्ट CD4 100 से नीचे हो, 50 से नीचे हो, उन लोगों में हमने देखा है कि आप कितना भी करो, आपका वायरल लोड, आपका CD4 ब्लंटेड रहता है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब ART में प्रैक्टिस करता था ART सेंटर में, तब बाहर पेशेंट बैठे होते थे ना, तो लाइन में वो एक दूसरे के CD4 चेक करते थे कि तेरा आज का क्या आया, तेरा आज का क्या आया। एक बीजा ने पूछे कितलो CD4 છે। तो मैं उनको यही समझाता था कि आप लोग जैसे CD4 क्रॉस चेक करते हो, वैसे एक दूसरे की हाइट थोड़ी देखते हो कि भाई वो 4 फुट का है, वो 5 फुट का है, मैं 6 फुट का क्यों नहीं।
तो जिस तरीके से एक उम्र के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, उस तरीके से CD4 भी ऐसे बिहेव करता है कि कुछ टाइम के बाद उसकी हाइट पर, वो ऐसा थोड़ी है कि भाई वो हाइट 4 फुट वाला हमेशा जिंदगी भर कोई अपाइज रह गया, वो भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना 7 फुट वाला करता है, बराबर। तो आप एक दूसरे के CD4 क्रॉस चेक मत करो, आप अपनी ही ऊंचाई देखो। अगर आपकी ऊंचाई 200 है, 250 है, नो प्रॉब्लम, वो उतनी ही रहेगी। आपका वायरल लोड या आपके शरीर में जो कचरा है, जो खराबी है, वो नील है। तो आपको आपकी हाइट या आपकी CD4 की हाइट मापने की जरूरत नहीं है, या उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वो 4 फुट आपकी हाइट 4 फुट ही रहेगी, वो 250 आपका CD4 250 ही रहेगा, बट उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी को और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो Exactly, यू आर sir. एज सेफ एज एनीबॉडी। સર અમે એમને એવી જ રીતે Exactly, સમજાવ્યું હતું એઝ એ કાઉન્સલર તરીકે. મેં કીધું તમને બરાબર. કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી, કઈ તકલીફ નથી, તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને વાયરલ લોડ તો સારો જ છે. એકબીજાના CD4 કમ્પેર કરવાના જ ના હોય કે નથી, બાજુવાળાનો હા 500 છે ને મારો કેમ 50 છે ને 250 છે, બરોબર છે. તમારે તમારો જ જોવાનું. બિલકુલ. બરોબર છે. થેન્ક યુ સર. सर Thank you. હું મારું पर्सनल एग्जांपल, मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि 2007 से मेरी जो ART मेडिसिन शुरू हुई है, सेम मेडिसिन कॉम्बिनेशन मेरा आज भी मैं ले रही हूँ। मेरा वायरल लोड हर साल में जो भी मैं करवा रही हूँ वो सप्रेस्ड है, मतलब अनडिटेक्टेबल है, लेकिन मेरा जो CD4 रेशियो जो है वो एक बार जब बढ़ के 600 तक आया, उसके बाद मेरा हमेशा 500 to 630, ज्यादा से ज्यादा 700 तक गया है। बाकी उसके ऊपर कभी भी अप एंड डाउन नहीं हुआ है। बस मेरा जब मेडिसिन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो फर्स्ट जंप हुआ उसके बाद वो स्टेबल हो गया है। So, लेकिन कोई OI नहीं है और नथिंग अदर प्रॉब्लम। कोई और भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ जी मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर मैम, एक हमारा एक क्लाइंट था, उनको टीबी हुआ था उनका, फिर उसके बाद उनको जो मेडिसिन जो ART वो भी स्टार्ट हो गई थी, तो उनका टीबी ठीक नहीं हुआ है, उनको अब गले में गांठें हुई है और वो IGMC में अभी उनको एडमिट किया हुआ है। और उनका प्रॉब्लम ये भी था, जो सर ने पहले बोला था कि उनके पेशाब की जगह जो है मतलब रेसेस टाइप आते हैं, वो 3-4 दिन के बाद फिर वो चले जाते हैं। उसका क्या रीजन हो सकता है सर? एक्चुअली हमने ये देखा है कि भाई जिन लोगों को बॉडी में काफी जगह पे और काफी मात्रा में टीबी फैला हुआ हो जी, वैसे पेशेंट्स को अगर हम टीबी की दवा चालू करते हैं और उसके साथ साथ हम ART भी चालू कर देते हैं, ठीक है सर, तो होता क्या है कि टीबी पूरा कंट्रोल में नहीं आया, ठीक है, और साथ में हमने इम्यूनिटी बढ़ाने की ART भी स्टार्ट कर दी। जी सर। तो जहां जहां टीबी होगा वहां अपने CD4 बढ़ेंगे और वो टीबी पे अटैक करेंगे जी। तो उसके कारण गांठों की साइज बढ़ेगी, गांठ फूलती जाएगी, आपको बाहरी रिस्पांस नहीं दिखेगा। अंदर का बैक्टीरिया टीबी का मर गया होगा, वायरस मर रहे होंगे, CD4 बढ़ रहा होगा, पर बाहर आपको रिस्पांस इतना अच्छा बॉडी में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सब होते होते आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपका इसलिए गांठ की साइज बढ़ जाती है क्योंकि CD4 बढ़ रहे हैं और उन्होंने आपके टीबी को मारना शुरू कर दिया। तो उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल वर्सनिंग। यानी अंदर से सब अच्छा हो रहा है फिर भी बाहर से इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। ऐसे केस में अगर दो चीज हम करते हैं कि टेम्पररी अगर बाकी सारी इम्यूनिटी अच्छी हो गई हो तो थोड़े समय के लिए उसको स्टीरॉइड्स देते हैं कि गांठें पिघल जाए और स्टीरॉइड से थोड़ी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, पर वो सब मेडिकल डॉक्टर या फिजिशियन के देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। जी सर। और बहुत रेयर केसेस में हम लोगों को ऐसे केस में 1-आध महीना ART बंद भी करनी पड़ती है कि एक बार टीबी पूरा कंट्रोल में आ जाए, गांठें बैठ जाए, फिर हम रीस्टार्ट करेंगे। पर ये सारी चीजें रूटीन फोरम के लिए नहीं है। कोई फिजिशियन या ART या HIV एक्सपर्ट के केस टू केस बेसिस पे उनकी सलाह के देखरेख में ये चीज अप्लाई करें। सर जी इसको इस क्लाइंट को शायद टीबी की दवाई 4FT 4 पिल लिखी थी, पर इसने जब दी इसको तो इसको 3FT 3 पिल खाई इसने। बराबर। हाँ, गलत दवाइयाँ, जो टीबी की दवाइयाँ थी वो गलत से खा रहा था ये।
तो भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। हाँ जी जी। जी ठीक है। और ओके सर, थैंक यू। ठीक है तो सर एक सॉरी, गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन है सर। एक ऐसी पेशेंट है जो कि उसका CD4 भी ठीक है, वायरल लोड भी ठीक है, नो डिटेक्टेबल है, लेकिन सर उसने जो भी फीवर रिलेटेड चेकअप होते वो भी करवा लिए, बट क्या हो रहा है सर कि फीवर जो है और माउथ इन्फेक्शन है ना, उसको कंटिन्यू 2-3 महीने से वो 1 वीक के लिए ठीक हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है, 1 वीक के लिए ठीक हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। और डॉक्टर ने ऑलरेडी सारे चेकअप करवा लिए, जो भी रिलेटेड फीवर रिलेटेड चेकअप है सारे चेकअप करवा लिए, लेकिन फिर भी वो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है उनके साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये ART की वजह से? और वायरल लोड और CD4 दोनों ठीक है, मतलब दोनों अच्छे हैं। हो सकता है ART की वजह से भी हो सकता है, इवन ऐसा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, जो होते हैं निकल जाते हैं, फिर से होते हैं फिर से निकल जाते हैं, उसके लिए लंबे टाइम तक उसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, एसाइक्लोविर देनी पड़ती है, तो वो भी रीजन हो सकता है। चेक करें या किसी एक्सपर्ट को दिखाएं तो उसकी आगे की जानकारी मिल सकती है। मोस्टली हर्पीस ऐसा होता है कि जो घड़ी घड़ी आके जाता है, और उसके लिए लंबे समय तक एसाइक्लोविर टैबलेट अंडर सुपरविजन ऑफ फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट तो उसका सॉल्यूशन। सर मैं कुछ पूछ सकता है सर? बोलिए। जो एक आदमी वो हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन है, जो ट्रीटमेंट करने का समय में पहले मेरा भी हुआ था, मेरा हेप C का ट्रीटमेंट का समय में जिलोबिडिन निकाल कर स्टाबुडिन दिया था वही समय 2008 में। लेकिन अभी तो अभी समय में वो जिलोबिडिन ये एनीमिक होता है, इसलिए वो डॉक्टर ने स्टाबुडिन चेंज किया एक साल के लिए। वही समय तो 1 साल चलता है हेप C ट्रीटमेंट का, अभी तो 3 महीने का चल रहा है। तो अभी एक आदमी को इन्फेक्शन है HIV एंड हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट करने के लिए जो अभी ट्रीटमेंट जिलोबिडिन खा रहा है, वो लोग कोई दवा चेंज करना है, और कौन सा चेंज करना है तो कौन सा दवाई चेंज करना है? नहीं जरूरत है, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं। उस टाइम पे राइबाविरिन देते थे और उसके साथ इंटरफेरॉन देते थे 2008। तो जो राइबाविरिन है ना, वो एनीमिया कर देती थी, अच्छा, तो उसके लिए जिडोविडिन चेंज करने की जरूरत थी। अब जो न्यूअर हेपेटाइटिस C की ट्रीटमेंट आती है उसमें राइबाविरिन है ही नहीं, तो जो न्यूअर ट्रीटमेंट आती है वो एनीमिया कर ही नहीं सकती, बहुत सेफ है, इसलिए आपको जिडोविडिन चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सर। Okay, sir. Related to with Deepak. Hello. Hello. Sir. Hello. Hello. Did you hear me? Hello. Hello, sir. Did you hear me? बोलो। हाँ बोलिए। Hello. हाँ, आप मुझे रिलेटेड विद दीपक, यदि हम एक क्लाइंट को हेपेटाइटिस C है और साथ ही साथ HIV भी उनको डिटेक्शंस पे आया, या पहले HIV का ट्रीटमेंट करना है या पहले हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट करवाना है, या दोनों एक ही साथ हम लोग करवा सकते हैं? नहीं, यूजुअली ऐसा पाया जाता है, ऐसा जनरल गाइडलाइन है कि अगर आपका HIV हेपेटाइटिस C दोनों साथ में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी HIV। और HIV में अगर आपका CD4 वायरल लोड सप्रेस हो जाता है HIV को, और आपका CD4 आपका मोर देन 350 होता है, तो आपका HIV का सक्सेस रेट बढ़ जाता है, अरे हेपेटाइटिस C का सक्सेस रेट बढ़ जाता है। इसलिए फर्स्ट यू शुड सप्रेस द HIV वायरस and then you should go and target the hepatitis C। अगर hepatitis C बहुत आगे बढ़ चुका है, लीवर को काफी डैमेज कर चुका है या बहुत आगे के स्टेज में है, तो ही दोनों को साथ में सप्रेस करने का सोचे, वरना फर्स्ट इज HIV। Okay, then my second question is, hello, one of my client, again I'm coming with the one of our friend, he have only one kidney from his childhood,
like from his birth. So that client having no issue, he is taking ART regularly, his CD4 is more than 750, but he have continuously like fungal infections, like जीभा पे कुछ चाले आते हैं, that what is called, it's like no, जीभे में कुछ चाले आते हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ जीभे पे रहते ही है, टांग पे, कभी ठीक नहीं होता। वो एसाइक्लोविर भी खाया, स्किन का डॉक्टर को भी दिखाया, बस अभी तक कुछ भी, वो करीबन 1 साल होने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया उनका। नहीं देखिए, हर एक चीज ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसको HIV है या जिसको उसको हमेशा जो भी इन्फेक्शन या जो भी डिजीज होता है वो HIV रिलेटेड ही हो। अगर उसका CD4 अच्छा है तो फिर उसको दूसरे रेयर डिसऑर्डर्स भी देखने चाहिए। रेयर डिसऑर्डर्स में ल्यूपस आते हैं, दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज आते हैं टंग के, जिसमें रिकरेंट ओरल अल्सर्स हो, पेम्फिकस होता है। तो हम लोग तो यूजुअली क्या करते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट के संपर्क में रख के उनकी जो अल्सर्स हैं या जो भी है ना, उसका शॉर्ट बायोप्सी करा लेते हैं और उसके बाद फिर उसको ट्रीट करते हैं। फिर उसको ऐसे ही अंधेरे में ट्रीट करना, या अभी ये दो अभी वो दो, वो टारगेट करने से उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वही हो रही ना उनके साथ, कभी तो आप उसको समझाओ कि वो HIV रिलेटेड नहीं होगा, वो और कुछ होगा, बराबर। तो सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जाके फिर उसको बायोप्सी करके फिर उसके ट्रीटमेंट कराएं अल्सर्स की। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। सर अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है सर, अभी कोविड सिचुएशन में बहुत सारे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं यहाँ गुजरात में जो मिथिलिन ब्लू का प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि एम्प्टी स्टमक में 5 ड्रॉप्स आप मिथिलिन ब्लू लो और सबलिंगुअल रूट से, तो उससे कुछ हेल्प मिलेगी कोविड में या नहीं? या HIV पेशेंट लेते हैं तो उसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है कि नहीं होता है? ये भावनगर है, सूरत है, कोई भी दवा, आप सुनो, कोविड का प्रोटेक्शन का एक ही दवा है, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और कोई दवा ही नहीं है, तीसरी कोई दवा नहीं है। कोई HCQ काम नहीं करेगी, कोई आपकी मिथिलिन ब्लू काम नहीं करेगी। ये सब दवाएं नुकसान कर सकती है, फायदा कुछ नहीं करेगी। सर ART के साथ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसकी? बोल तो रहा हूँ कि ART ना भी चल रही हो तो भी नहीं लेना चाहिए, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कहाँ बात है। डोंट यूज इट, प्रॉब्लम हो जाएगा और साइड इफेक्ट्स हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका बेनिफिट नहीं है, डोंट टेक। ओके, थैंक यू। अभी लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। हेलो, हाँ सर, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर का जो टाइम था आज के सेशन के लिए 6:30 तक था, उनका क्लिनिक का टाइम भी हो गया होगा, तो ऑलरेडी वी आर एक क्वेश्चन। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन हम कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में आप क्वेश्चन भेजते रहिए, वी विल आस्क टू सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, HIV एंड एजिंग के ऊपर सर कुछ बता सकते हैं क्या? HIV एंड एजिंग? यस सर। हम सब बूढ़े हो रहे हैं सर। ऐसा लगता है? आपका 10 साल पहले वाला फोटो दिखाओ तो। हाँ? आपका 10 साल पहले वाला फोटो दिखाओ, उससे तो जवान दिखता। दक्षा कभी बुद्धि होती ही नहीं है। हाँ भैया। अब इसमें HIV एंड एजिंग फैक्टर मेरे हिसाब से ना अभी के टाइम में जो भी दवाएं चल रही है मोस्टली ऐसी दवाएं हैं कि जो ओवरऑल आपकी एज काफी प्रोलॉन्ग करेंगी, नॉर्मल एज तक आपको ले जाएंगी, जो रूटीन लाइफ होती है उतना आपको जिएंगी। पर मोस्ट एंटीरिट्रोवायरल थेरापीज जो अभी तक दी गई थी वो ऐसी हैं कि जिसमें आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करने पड़े। अगर लंबे समय से आपने चालू रखी है ART, स्पेशली सेकंड लाइन,
तो सेकंड लाइन में जो लोपिनाविर, रिटोनाविर है, दारुनाविर, रिटोनाविर है, वो सारी दवाएं 5% केसेस में या 1% केसेस में डायबिटीज यानी शुगर का अप डाउन करना और साथ में कोलेस्ट्रॉल का अप डाउन करना कर सकती है। सबको नहीं करेगी, कर सकती है। तो आपका मेन ये है कि आप उसको रेगुलर चेकअप कराते रहो, शुगर और लिपिड्स का साल में 1-2 बार, स्पेशली जिसको सेकंड लाइन चल रही है और जिसको थर्ड लाइन चल रही है उसको, क्योंकि जैसे ही एज आती है या एज बढ़ती है तो मेनली कार्डियक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हार्ट के रिस्क फैक्टर्स होते हैं या ब्रेन के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स शुगर या कोलेस्ट्रॉल से ही आगे बढ़ती है। तो अगर आप उसको चेकअप करते रहोगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो मोस्टली और कोई रीजन नहीं रहता है। जिसको टेनोफोविर बेस्ड रेजिम चलती है लंबे समय तक, उसको बोन के कैल्शियम लेवल्स चेक कराते रहने हैं। अगर लंबे समय तक 5 साल 10 साल चालू की रखी हो तो की बात है। बाकी यूजुअली इट इज नॉर्मल लोगों के जैसा ही लाइफ होता है। मेजर मेरी समझ में तो नहीं है इतना आने वाला। ओके सर, एक बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट वन, लाइव एग्जांपल भी आपके सामने धर्मेंद्र होते हैं। सर मेरी ना जेडेलन चालू है 2009 ऑनवर्ड्स और मतलब पिछले 2-3 सालों से दैट वन मतलब ये बॉडी में और दूसरा फैट आ रहा है, मतलब मैंने कि मे बी जेडेलन के रेजिस्टेंस है या साइड इफेक्ट है या सम अनदर इशू, बिकॉज़ यहाँ पे पेन नहीं है बट अगेन वो है। तो इसके कुछ सॉल्यूशन क्या है, मतलब थेरेपी हो कि या ट्रीटमेंट हो, उसके बारे में थोड़ा तो मतलब उसके बारे में जानना था। कोई भी जिडोवुडिन बेस्ड रेजिम या कोई भी पीआई बेस्ड रेजिम में ये लाइपोडिस्ट्रोफी, लाइपोएट्रोफी बहुत कॉमन, इनिशियली स्टेरोइडिन बेस्ड रेजिम में कॉमन कि जिसने स्टेरोइडिन 3-4 साल खाई हो, डिसफिगरिंग होता है। इट इज यूजुअली डिसफिगरिंग। ये सिर्फ देखने का रोग है और अंदर से इसमें कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें खाली चेक कर लेना होता है कि आपके लिपिड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे रहते हैं, शुगर लेवल्स कैसे रहते हैं। अगर आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स प्लस माइनस रहते हो तो उसको आपको बैलेंस करना पड़े दवाओं के साथ। पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके लाइफ को कोई प्रॉब्लम करेंगे। पर हाँ, जो भी देखेगा वो आपको बोलेगा कि भाई ये क्यों हुआ, तो वो आपको फीलिंग, वो मेंटल फीलिंग आएगा और कुछ फीलिंग नहीं आएगा। एक बार ये हो गया उसके बाद उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। लाइपोसक्शन, प्लास्टिक ट्रीटमेंट, डिसफिगरमेंट, प्लास्टन, वो सब कॉस्मेटिक्स, वो सब अलग चीजें हैं। रूटीन आदमी के बस की बात नहीं है। पर रूटीन केस में ऐसी कोई दवा नहीं है कि जो इसको उल्टा कर सके या उसको ठीक कर सके। पर हाँ, ये होता है तो आप इसको अगर रोकना चाहो तो आप एटलीस्ट एआरटी चेंज करो तो एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं, इससे आगे बढ़ेगा नहीं, ये डिस्फिगरमेंट बढ़ेगा। बाकी अगर वही की वही एआरटी चलती रही तो ये थोड़ा थोड़ा हर 1-1 मिलीमीटर 2-2 मिलीमीटर शेप चेंज होता रहेगा, पर इससे कोई जान पे प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहेंगे। तो वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर, क्योंकि और भी कई सारे क्वेश्चन है सर। ये देख के ही आपको समझ में आता होगा कि आज भी इतनी सारी सर्विसेज होने के बावजूद भी जितनी लिटरेसी बढ़ रही है उतना ही क्वेश्चंस और जो क्वेरीज है वो भी इतनी बढ़ रही है। और ऑफ कोर्स की कम्युनिटी मेंबर्स जितने एजुकेट हो रही है तो उनके साथ उनके HIV और ट्रीटमेंट के बारे में उनको नॉलेज भी ज्यादा और भी ट्रीटमेंट रिलेटेड वो इकट्ठा करना चाहते हैं।
और सर मैं इसके साथ आपको ये भी रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रही हूँ कि ये सेशन एक शुरुआत होगी आपके साथ। हम आपको वापस बार बार जब भी जरूरत पड़ेगी ऐसे सेशन के लिए हम आपको इनवाइट करेंगे। आपके टाइम के अकॉर्डिंगली हम अवेलेबल रहेंगे। You can see कि more than 100% people joined this session, and not by one device, more than one person joined this session. So thank you so much sir for your time। और बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आपने थोड़ा ये जो 1.5 hour आपने बोला था, लेकिन ऑलमोस्ट वी रीच more than 1.5 hour। So thanking again on behalf of NCPA Plus and GSMP Plus and all team members, thank you also कि आपने इतना लेट सेशन जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए भी और अपने लिए भी आपने ज्वाइन किया। and be safe with all pandemic and take care of yourself। Thank you sir, thank you again। Thank you everyone, thank you and, for we will giving share me this opportunity। and यानी 8-1 महीने से तो सिर्फ कोरोना ही कर रहे थे। मुझे ये यस कहने का एक रीजन यही था कि थोड़ा HIV मेरा भी रिवाइज हो जाए। काफी टाइम से HIV से दूर रहे, आपके जैसे सब दोस्तों से दूर रहे थे। मिलना मुश्किल है पर एटलीस्ट एक दूसरे को देख तो पाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि जिससे एक दूसरे से बात कर पाए, कुछ पुरानी यादें ताजा कर पाए और इवन कुछ नया रिफ्रेशिंग टॉपिक मिल जाए, क्योंकि सब कोविड ही चल रहा है अभी तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड विल बी इन टच फॉर फ्यूचर आल्सो। थैंक यू सर। एंड ये आज का जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग हमने कर लिया है, तो उसका हम YouTube और उसका जो लिंक है वो भी बहुत जल्द कल तक आपको अपडेट स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको रिपीट सुनिए। थैंक यू। थैंक्स ऑल। थैंक यू सर। बाय।